स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल लिटिल फ्लेम बेले फ्रेंडली फायर मोड चालू। पहला डार्क बीस्ट जो एक बड़ी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक था आगे बढ़ गया। इसके लंबे पंजे ठंडी बारिश में बर्फीली झिलमिलाहट का उत्सर्जन करते थे, जबकि मानव की धमनियों को काटने के लिए काफी तेज हुक तेज पंजे के नीचे छिपे हुए थे। आदर्श खड़ा रहा जबकि समीक्षा अचानक उसके सामने आ गई। समीक्षा ने भी अपने हाथों को पंजों में बदल दिया था और उन्हें हवा में लहराया था। खून के रंग के 5 गहरे चमकते टुकड़े आगे बढ़े। अधीर डार्क बीस्ट को कुछ सेकंड में खंडों में फाड़ दिया गया। डार्क बीस्ट अभी भी हवा में था जब उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट गया और समीक्षा के पैरों के सामने गिर गया। उसका गंदा खून और अंग जमीन पर बिखरे हुए थे। जाओ तुम सब, काले पादरी में से एक चिल्लाया। काले पादरियों के आदेश शाप से युक्त थे। डार्क बीस्ट जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, उनकी आत्मा पर भारी दर्द सहना होगा। आसपास के क्षेत्र में काली परछाइयां तेजी से घूमने लगी। डार्क बीस्ट्स जो अपने लक्ष्यों पर छिपकर हमला करना पसंद करते थे, वे अपने साथियों के बलिदान के माध्यम से उन्हें मिले अवसरों का उपयोग करते थे। उनकी गति इंसानों के चीते जैसी थी। उनकी हरकतें या हमले दोनों ही इंसानों की प्रतिक्रिया के लिए बहुत तेज थे, लेकिन समीक्षा की चपलता इन डार्क बीस्ट्स के आगे काफी आगे निकल चुकी थी। उसके लिए ये डार्क बीस्ट यांत्रिक कठपुतलियों की तरह थे। कूदते, रेंगते, उछलते और खरोचते समय न केवल उनकी गति बेहद धीमी और कठोर थी, बल्कि हमला करते समय उनके दृष्टिकोण भी समान पैटर्न के साथ बहुत पूर्वानुमानित थे। हर बार जब वे हमला करने जा रहे थे तो अपने लक्ष्य पर हमला करने से पहले वे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते थे। समीक्षा ने आसानी से उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाया, क्योंकि वे रेंग रहे थे और छलांग लगा रहे थे। इससे पहले कि वे एक भी खरोच लगा पाते, उसने प्रत्येक प्राणी को तुरंत मार डाला। डार्क बीस्ट्स अपनी संख्या के बावजूद पूरी तरह से बेकार थे। समीक्षा ने आसानी से उनमें से एक दर्जन को मार डाला। अचानक एक तेज शैडो आई और दिखाई दी। जब समीक्षा का ध्यान अलग अलग दिशाओं से आ रहे 4 काले जानवरों द्वारा विचलित हो गया था। शैडो के बाद एक कर्स चिन्ह था जिसने एक बुरी चमक उत्सर्जित की। जैसे ही वह आकृति लाइटनिंग की चमक की तरह आगे बढ़ी, निशान ने जीव की गति को और बढ़ा दिया। समीक्षा समय पर चकमा देने में असमर्थ थी। उसकी पीली गहरे गर्दन घाव से कटी हुई थी। गांव वालों में से कोई लड़की तुरंत चिल्ला पड़ी। मिंग कोट वाली महिला ने खोखली हंसी के साथ अपने पास मौजूद व्यक्ति से कहा, ऐसा लगता है कि आप केवल उसके शरीर के तापमान के बिना ही उसका आनंद ले सकते हैं। हालांकि ये शब्द अभी भी बाकी थे जब उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि जिस लड़की का गला काटा गया था उसने अचानक बहुत ताकत लगा दी और उस शापित जानवर का टखना पकड़ लिया जिसने उस पर हमला किया था। समीक्षा ने अपने गले पर लगे घाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने शापित जानवर को बीच हवा में पकड़ लिया और उसे सीमेंट की सड़क पर पटक दिया। सड़क पर गड्ढा हो गया था। शापित जानवर की खोपड़ी का आधा हिस्सा टूट गया और दिमाग बाहर बह गया। शापित जानवर कॉकरोच की तरह सख्त था। उसकी खोपड़ी उड़ जाने के बाद भी वह जीवित था। हालांकि समीक्षा ने चालाक प्राणी को भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ में खून से बनी एक अर्धचंद्राकार तलवार दिखाई दी और उसने उसे शापित जानवर की गर्दन में घुमा दिया। रक्त तलवार ने तुरंत शापित जानवर का सिर काट दिया और समीक्षा ने फुटबॉल की गेंद की तरह सिर को दूर फेंक दिया और एक अन्य शापित जानवर को मारा जो उस पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसके कार्यों के बाद समीक्षा के गले का घाव पहले ही जादुई तरीके से ठीक हो गया था। खून की एक भी बूंद नजर नहीं आई और ऊपर से त्वचा पहले जैसी ही सफेद और कोमल थी। अन्य कुछ काले पादरी शैतान नगरी के अवाक रह गए। उन्होंने कभी किसी ऐसी महिला को नहीं देखा जिसका गला खुला हो और उसकी तरह लड़ती हो। इसके अलावा महिला मैजिक का उपयोग भी नहीं कर रही थी।
उसके खून के पंजे, ताकत, अर्धचंद्राकार तलवार और हवा की चाबुकें कुछ असंभव शक्तियां थी जो किसी इंसान से संबंधित नहीं थी। ब्लड ड्राइव। डीकन काफी जानकार था। उसने तुरंत समीक्षा की पहचान का अनुमान लगाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, बस वहां खड़े मत रहो, हमला करो और उन्हें एक ही बार में मार डालो। डार्क बीस्ट्स बस मक्खियां और मच्छरों का एक झुंड थे जो एक भयंकर बाघ को परेशान कर रहे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उसे नुकसान पहुंचा सके, इसलिए यह केवल समय की बात थी जब तक कि समीक्षा ने उन सभी को मिटा नहीं दिया। शापित जानवर वास्तविक खतरे थे। यदि समीक्षा एक बाघ होती तो वे शापित जानवर भयंकर भेड़िए होते। समीक्षा को पहले से ही उस शापित जानवर के बारे में पता था जिसने उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश की थी। उसने जानबूझकर एक स्थान उजागर किया था ताकि वह शापित जानवरों में से एक को खत्म कर सके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप फिर से मजबूत हो गई हो? आदर्श उसमें आश्चर्यचकित रह गया जब उसने समीक्षा को एक योद्धा स्तर के शापित जानवर को तुरंत मारते हुए देखा। आपका खून बहुत खास है। यह मुझे समय समय पर विकसित होने में मदद कर सकता है। अपने खून की शुद्धता और ताकत की गारंटी के लिए मैं केवल आपका खून पीने का फैसला करती हूँ, समीक्षा ने उत्तर दिया। सही दूध का फॉर्मूला, ऐसा जिसे आप बिना किसी चिंता के पी सकते हैं, आदर्श ने चिल्ला कर कहा। समीक्षा को आदर्श की टिप्पणी का जवाब देने का मौका नहीं मिला क्योंकि अन्य 6 शापित जानवरों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। वे वास्तव में चालाक थे क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने शापित निशान छिपाए थे ताकि वे सामान्य काले जानवरों के समान दिखे। जब वे हमला कर रहे थे तभी वे शाप की शक्ति को ट्रिगर करेंगे। लिटिल फ्लेम बेरे, बाहर आओ और अपनी आंटी समीक्षा की मदद करो, आदर्श ने कॉन्ट्रैक्टेड समनिंग से कहा। जैसे कि उसने सोचा था, वह स्टार पैटर्न बनाने के आधे रास्ते पर ही था जब छोटी फ्लेम बेले अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस से बाहर आ गई। आदर्श ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। इस प्रकार जब वह 5वां स्टार ऑर्बिट पूरा हो गया तो उसने पैटर्न को बाधित कर दिया, अन्यथा अन्य लोग सोचेंगे कि वह एक अयोग्य समन करता था। लिटिल फ्लेम बेले उच्च प्रत्याशा के साथ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस से बाहर निकली ताकि वह आदर्श के चेहरे पर अवाक भाव दे सके। दुर्भाग्य से आदर्श इतना चतुर था कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता था। उसने तुरंत अपने गाल फुलाए। उसकी आंखें कह रही थी, मैं बहुत खुश नहीं हूं। हालांकि आखिरकार छोटी फ्लेम बेले एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची थी। वह केवल थोड़ी देर के लिए क्रोधित थी क्योंकि वह जानती थी कि बुरे लोगों ने उसके पिता को भी खुश नहीं किया है जैसे वे बेहद खुश नहीं। कोई दया मत दिखाना, आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले से कहा। फ्लेम बेले बेसिक रूप से एक दुष्ट राक्षसी थी। जैसे ही उसने सुना कि प्रतिबंध हटा दिया गया है, उग्र तूफान के रूप में विपत्ति की आग तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गई और 10 मीटर के भीतर बेचैन अंधेरे बीस्टों को भस्म कर दिया। समीक्षा एक के बाद एक प्राणियों को बड़ी खूबसूरती से मार रही थी जिससे उसे अपनी ताकत को पूरी तरह से संरक्षित करने की अनुमति मिल रही थी। इस बीच छोटी फ्लेम बेले पूरी तरह से अनुचित हो रही थी। उसे बस अपने शरीर के अंदर की सभी लपटों को पूरी तरह से बाहर निकालने की इच्छा थी जिससे अग्नि आपदा के समान विनाशकारी आग का त्योहार पैदा हो सके। सौभाग्य से समीक्षा को इसका अनुभव पहले ही हो चुका था। जब उसने छोटी फ्लेम बेले को अपने हमले की तैयारी करते देखा तो उसने तुरंत हवा में छलांग लगा दी ताकि वह आग की लपटों से बचने के लिए काफी ऊंचाई पर रहे। छोटी फ्लेम बेले ने कभी भी अपना फ्रेंडली फायर मोड बंद नहीं किया था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल किसी को भी जीवित ना छोड़े। आग की लपटें छोटी फ्लेम बेले महारानी की थी। कोई भी उग्र आत्मा बिना शर्त उसकी बात मानेगी। मैजिशियनों के फायर मैजिक ने स्टार पैटर्न के नियमों का पालन किया। उत्पन्न होने वाली लपटें आमतौर पर निश्चित रूपों तक ही सीमित होती है।
फिर भी छोटी फ्लेम बेले द्वारा उपयोग की जाने वाली लपटें पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। यदि वह चाहती कि आग की लपटें बवंडर की तरह घूमे तो आग उसके केंद्र में रहते हुए बवंडर में बदल जाएगी। अगर वह चाहती थी कि आग की लपटें गॉडजिला में बदल जाए तो जो एनिमी में देखा था, आग आगे बढ़ते हुए एक उग्र राक्षस का आकार ले लेगी। यदि वह चाहती थी कि आग की लपटें पूंछ की तरह डार्क बीस्ट के पीछे अनगिनत आग के गोलों में विभाजित हो जाए तो आग उसकी बात सुनेगी, जिससे डार्क बीस्ट आग से सभी दिशाओं में भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 80 डार्क जानवरों में से समीक्षा ने पहले ही उनमें से 1 दर्जन से अधिक को मार डाला था। शेष 50 नन्ही फ्लेम बेले के मनोरंजन के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ ही क्षणों में डार्क बीस्ट के आधे लोग मर चुके थे, जबकि अन्य आधे उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर गंभीर रूप से जल गए थे। यदि उन पर काले पादरियों का नियंत्रण नहीं होता तो वे अपनी जान बचाकर भाग जाते। लिटिल फ्लेम बेले ने तुरंत उस स्थान पर अराजकता ला दी। इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिरी चीज थी जो महिला उपायाजक घटित होना चाहती थी। अगर फेंगू इसमें आ जाता तो उनकी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। यह स्पष्ट था कि इस मैजिशियन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। महिला उपयाजक की नजर उस स्थान पर जा रही मरे हुए की सेना पर पड़ी। काला सागर अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही कुछ फीट की दूरी पर था और जो कुछ भी उसके सामने आया उसे निगल रहा था। बेकार चुभन का एक गुच्छा, महिला ने कहा। एडवांस मैजिक की ऊर्जा लहर बहुत मजबूत थी और यह उन शाही मैजिशियनों का भी ध्यान आकर्षित करेंगी जो फेंगू की तलाश में थे। यही मुख्य कारण था कि वह अटैक करने से झिझक रही थी। हालांकि वह जानती थी कि स्थिति जिस तरह से बदल रही है उसे देखते हुए उसके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। न केवल वे फेंगू को पकड़ने का मौका चूक जाएंगे बल्कि वे सभी मरे हुए सागर में समा जाएंगे। उनकी हड्डियों का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचेगा। महिला ने अपना सिर उठाया। गाढ़े मेकअप से लदी उसकी आंखों से बर्फीली नीली झिलमिलाहट निकल रही थी। स्टार पैटर्न तेजी से खींचा गया जिससे एक पल में महिला की एड़ी के नीचे एक स्टार पैटर्न बन गया। अगले सेकंड में एक और बर्फीला सफेद स्टार पैटर्न दिखाई दिया जो उसके सिर के ऊपर चमकते हुए एक विशाल बर्फ के टुकड़े की तरह खिल गया। बर्फीला स्टार कॉन्स्टलेशन में जुड़ने से पहले विभिन्न स्थानों पर अधिक स्टार पैटर्न दिखाई देते रहे। एक एडवांस आइस स्पिल। जैसा कि उन्होंने सोचा था, महिला एक एडवांस मैजिशियन थी। अतीत में आदर्श इस स्तर के मैजिशियन से टकराकर बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाता था। उसके पास एक एडवांस मैजिक का सामना करने का 0 मौका था। वह एक भी एडवांस स्पेल से बच नहीं सकता था। इस बार जब उसके दुश्मन ने हमला किया तो उसने भी अपनी चाल चली। वह यह स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि महिला उससे अधिक तेजी से स्टार पैटर्न बना रही थी। दुर्भाग्य से उसे स्टार कॉन्स्टलेशन को पूरा करने के लिए 7 स्टार पैटर्न बनाने पड़े, जबकि आदर्श को केवल एक इंटरमीडिएट स्पेल पूरा करने की आवश्यकता थी। छोटी फ्लेम बेले कब्जा। जैसे ही आदर्श ने स्टार पैटर्न बनाना समाप्त किया, उसके पैरों से तेज लपटें ऊपर की ओर उठने लगी। बढ़ती गर्म हवा में उसके बाल और शर्ट ऊपर उठे हुए थे। आइस बाउंड कॉफिन। महिला ने ठंडे स्वर में एडवांस आइस पिल का नाम बोला, जिससे आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें बर्फ में बदल गई। उल्कापिंड 9 ड्रैगन्स। आदर्श और भी तेज था। जिस आग की लपटों में वह घिरा हुआ था वह इतनी तेज थी कि शापित जानवरों को उसके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। जब महिला डीकन ने आदर्श के स्टार पैटर्न को देखा तो वह खिलखिला उठी। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि तेज गति से इंटरमीडिएट स्पेल डालना उसके बर्फीले आइस बाउंड ताबूत को रोकने के लिए पर्याप्त था? क्या वह मान रहा था कि उसके बगल में खड़े 7 काले पादरी केवल सजावट थे? क्या उसने सचमुच सोचा था कि उनके पास कोई डिफेंस स्पेल नहीं है? हालांकि जैसे जैसे आदर्श की ऑरा उग्र
होता गया, इस हद तक बढ़ता गया कि उसका ठंडा ऑरा अभी अभिभूत होने के करीब था। वह घबराने लगी। आइस बाउंड कॉफिन का चैनलिंग पैटर्न बाधित हो गया था। महिला डीकन ने अपने सामने खड़े 2 काले पादरियों पर नजर डाली, जो उसकी रक्षा के लिए लाइट प्रोटेक्शन और रॉक बैरियर लगा रहे थे। फिर भी वह पहले से ही अपनी दिशा में विनाशकारी ऑरा को महसूस कर सकती थी। 2 इंटरमीडिएट स्पेल उसे हमले से बचाने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थे। ओग ड्रैगन ने नाइन ड्रैगन ने एक विशाल दहाड़ निकाली, यहां तक कि पार्क भी विस्फोट से कांप उठा। उग्र ड्रैगन सभी दिशाओं में भाग रहे अंधेरे जानवरों के पास से उड़ते हुए बेतहाशा नाच रहे थे। जीव तुरंत वाष्पित हो गए, भले ही नाइन ड्रैगन ने उनके साथ कोई संपर्क नहीं बनाया। ड्रैगन के करीबी डार्क बीस्ट जलकर राख हो गए। जंगली लपटों की ऊर्जा ने महिला के सामने रोक रहे 2 काले पादरियों को प्रभावित किया। इसी तरह डिफेंस इंटरमीडिएट स्पिलो द्वारा उन्हें बचाने के बावजूद 2 काले पादरियों को जलाकर राख कर दिया गया। लाइट प्रोटेक्शन और रॉक बैरियर के पास उग्र ड्रैगन के सामने कोई मौका नहीं था। उग्र ड्रैगन के आगे लाइट बैरियर और रॉक बैरियर टिक नहीं सके। उग्र ड्रैगन आगे बढ़ा और डेकन तक पहुंच गया। डीकन ने काफी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने एक 0 आइस शील्ड बुलाई। इस बीच आदर्श की उल्कापिंड फिस्ट आकाश में बह गई, जिससे उसके रास्ते के सभी पौधे जल गए। इससे पहले कि महिला डीकन को 0 आइस शील्ड से टकराने के बाद उसकी ताकत कम होगी। 0 आइस शील्ड से टकराते ही भीषण लपटें अलग अलग तरफ बिखर गई। उसके पीछे स्मारक के किनारे पर गिरने से पहले डीकन को उसके इक्विपमेंट के साथ फिसलते हुए पीछे की ओर धकेला गया। नक्काशीदार आधार तुरंत टूट गया, जमीन पर गिर गया। जिस रास्ते पर महिला उड़ते हुए गिरी थी, उसके दोनों ओर एक लंबी गहरी गड्ढ बन गई थी, जिसके दोनों ओर झुलसी हुई जमीन थी। जलती हुई झाड़ियों के अंदर डीकन की 0 आइस शील्ड नष्ट हो गई। इसके टुकड़े उसके आसपास बिखर गए। वह कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके बाल और मिंग कोट दोनों ही इतनी जल गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। इस बीच उसका मुंह खून से भर गया था, जो उसकी छाती से उठ रहा था और उसके होठों से रिस रहा था। उसके और आदर्श के बीच में झुलसी हुई जमीन और आग की छोटी छोटी लपटें खड़ी थी, जिन्होंने उस जगह को अस्त व्यस्त कर दिया था। ऊपर से उसका चेहरा कालिक से ढका हुआ था और आश्चर्य से भरा हुआ था। एक इंटरमीडिएट स्पेल? क्या वह सचमुच एक इंटरमीडिएट स्पेल था? भले ही वह एक एडवांस मैजिशियन थी जिसे अभी हाल ही में रैंक दिया गया था, फिर भी वह एडवांस मैजिक के स्तर की शक्ति को नियंत्रित करने और इच्छानुसार किसी भी इंटरमीडिएट मैजिक को कुचलने में सक्षम थी। लेकिन किसी तरह वह अब एक इंटरमीडिएट मैजिशियन द्वारा दबा दी गई थी। यदि उसने समय पर 0 आइस शील्ड को एक्टिवेट नहीं किया होता, तो उसका अंत भी उन 2 काले पादरियों की तरह हो जाता जो उसका बचाव कर रहे थे। उग्रमुट्ठी, क्या वह वास्तव में इंटरमीडिएट फायर स्पेल उग्रमुट्ठी थी? यहां तक कि एडवांस स्पेल भी उससे ज्यादा मजबूत नहीं है। जब तुम सिर्फ एक इंसान के रूप में रह सकते हैं, तो आपको बस एक गधे बनना चुनना होगा। सालन के आदेशों का पालन करने वाले कुत्तों, मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। आदर्श की रक्त रंजित आंखें गुस्से से जल उठी, क्योंकि उसने उनके सीने में गुस्सा फूट पड़ा। अमृत झील की आपदा के पीछे की सच्चाई जानने के बाद आदर्श के लिए केवल एक मुक्का ही अपना गुस्सा निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था, ना ही उसके लिए उस दुख से उभरने के लिए पर्याप्त था जो समर्थ ने उससे अपना जीवन समाप्त करने की भीख मांगी थी। आज आदर्श ब्लू डिकन सहित शैतान नगरी के किसी भी सदस्य को जीवित नहीं जाने देगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और मैं दिन में 2 एपिसोड सुनाती हूँ। आप लोग क्यों कहते हैं मैं एक सुनाती हूँ? मेरे पास उतना ही इंटरनेट होता है। थैंक यू।